जय हिंद दोस्तों। इलेक्शन का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में यह आता है कि इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके तहत आम जनता वोट डालती है अपने पसंदीदा कैंडिडेट को इलेक्शन जितवाने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें आम जनता वोट नहीं डालती है, बल्कि उसके द्वारा जिताए गए पार्लियामेंटेरियन उसमें वोट डालते हैं। और शायद सबसे खास बात है इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कि इसमें 1 पर्सन 1 वोट का फंडा नहीं चलता है। जब कभी हम लोग एमएलए एमपी को वोट डालने जाते हैं तो वहां पे 1 पर्सन की कीमत 1 वोट होता है, लेकिन इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ पॉलिटिशियन के वोट का कीमत दूसरे पॉलिटिशियन के वोट की कीमत से अलग होती है। तो आइए समझते हैं इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को A to Z फुल प्रोसेस थोड़े डिटेल में। अगर भारत में प्रेसिडेंट के बारे में अगर सबसे बेहतर जानना हो तो वो सबसे बेस्ट रिसोर्स जो होता है वो हमारा संविधान है। और जो बात संविधान में लिखी हुई है वो तो सर्वोपरि है। हमारा संविधान 22 भाग में बटा हुआ है, लेकिन भाग 5 में यूनियन का जिक्र किया गया है। यूनियन मतलब है दोस्तों कि आर्टिकल 52 से 151 का जिक्र किया गया है यूनियन में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पूरे विस्तृत रूप से बताया गया है। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक पूरे अच्छे तरीके से कार्यपालिका की शक्ति, कार्य और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 बताता है दोस्तों हम लोगों को कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन व्यक्ति वोट दे सकते हैं। और वहीं आर्टिकल 55 आपको बताता है कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसीड्योर क्या क्या है, कैसे इसको शुरुआत किया जाता है, यानी कि शुरू से लेके अंत तक सारे प्रोसेस को आर्टिकल 55 में बताया गया है। और आर्टिकल 57 में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है और कितनी बार मैक्सिमम टाइम के लिए वो राष्ट्रपति रह सकता है। और आर्टिकल 62 आपको बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कब तक हो जाना चाहिए, क्योंकि संजीवा रेड्डी जब 1977 में राष्ट्रपति बने थे 25 जुलाई को, तो उसी दिन से ये लगभग तय हो गया था कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी क्राइटेरिया हो, आपको राष्ट्रपति का इलेक्शन 25 जुलाई से पहले कराना होगा ताकि 25 जुलाई को राष्ट्रपति अपना पदभार संभाल सके। और आर्टिकल 71 डिस्प्यूट को बताता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है उसको आप आर्टिकल 71 में देख सकते हैं। आर्टिकल 71 का यूज जनरली हारे हुए कैंडिडेट्स करते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर किसी भी राज्य का विधानसभा भंग हुआ हो और वहां के कैंडिडेट्स वोट नहीं दे पा रहे हो, तो उस समय हो सकता है कि हारे हुए कैंडिडेट्स को अगर वो विधानसभा अगर वोट देती तो ये जीत जाता। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए संविधान में आर्टिकल 71 का प्रावधान दिया गया है। और आर्टिकल 71 संसद को यह भी शक्ति देती है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी तरीके का बदलाव कर सके। और अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों तो आप जान के बहुत हैरान होंगे कि पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना बहुत ही आसान था। यानी कि अगर आप 1952 में कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, आप इजीली जाके वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपने शहर के सिर्फ 4 विधायक को भी जानते रहेंगे तो उसमें बहुत सिंपल करना होता था। 2 विधायक आप प्रपोजल करा लें और 2 विधायक से आप अनुमोदन करा लें। आप अगर 4 विधायक को भी टोटली जानते हैं तो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लड़ने के लिए सक्षम हैं। और ऐसा तो बहुत सारे जगहों में होता है कि बहुत सारे लोगों को राष्ट्रपति बनने की इच्छा जग जाती है। तो ऐसा होता था कि इस इलेक्शन में बार बार बहुत सारे लोग खड़े हो जाया करते थे। सिर्फ 4 विधायक को जानना था या 4 एमपी को जानना था और आप जो है सो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जब इसमें राष्ट्रपति की संख्या बहुत ज्यादा, कैंडिडेट्स की संख्या आने लगी, तो फिर हमारा पार्लियामेंट सोचा और डिसाइड किया कि नहीं, ये 2 जो नंबर है ना बहुत कम है, तो क्यों ना अब इसको बढ़ा के 10 कर दिया जाए। तो 1997 में 10 प्रपोजल और 10 अनुमोदन। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि 10 प्रपोजल अलग होने चाहिए और 10 अनुमोदन करने वाले वो अलग होने चाहिए।
यानी आप किसी भी 20 ऐसे इंसान को जानते हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल है, तो आप अगर उससे सिग्नेचर करवा लेते हैं तो आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इसमें भी क्या हुआ, जो एक सज्जन थे वो 4 बार इलेक्शन लड़ लिए राष्ट्रपति का। अगर किसी को हारने का अगर सबसे ज्यादा बार अगर श्रेय दिया जाए तो उन्हीं को दिया जा सकता है। वो 4 बार राष्ट्रपति हार गए और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो राष्ट्रपति इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन जो लोग प्रपोज किए थे और अनुमोदन जो लोग कर रहे थे वो लोग भी उनको वोट नहीं दिए और उनको वोट मिला कुल 0। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अनुमोदन किए थे वो भी वोट नहीं दे पाया। तब फिर पार्लियामेंट बहुत सोच विचार के सोची जो नहीं, ये नंबर भी बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में कोई अगर 20 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर को पहचानता होगा, जान पहचान का होगा या उसके कोई फेवर का इंसान होगा, तो कोई भी इंसान राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। इसी कारण बस 1997 में एक बिल पास हुआ और उसके तहत अब अगर किसी भी इंसान को राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम 50 आदमी जो है सो उसको प्रपोज करेंगे और मिनिमम 50 ठीक उतने ही आदमी यानी कि 50 उसको अनुमोदन करेंगे, यानी कि टोटल 100 आदमी चाहिए। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन शुरू से ही कहा जा रहा है कि ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें खास लोग ही वोट डालते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज कहने का मेरा मतलब है लोकसभा के मेंबर जो कि जीत के आए हों, राज्यसभा के मेंबर जो कि जीत के आए हों, लेकिन और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी के मेंबर जो जीत के आए हुए हैं। अभी हम लोग देश में अपने टोटल सांसद लोकसभा का अगर देखें तो 552 है, लेकिन 552 में 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, 530 हमारे राज्य से जीत के आते हैं और 20 जो है सो यूनियन टेरिटरी से जीत के आते हैं। जबकि अभी भी 7 सीट यूनियन टेरिटरी के रिक्त है, यानी यूनियन टेरिटरी से सिर्फ 13 आदमी आ पाते हैं और स्टेट से 530। टोटल नंबर लोकसभा के मेंबर का जो राष्ट्रपति इलेक्शन में वोट दे पाए उनका नंबर हो गया 543। वहीं पे राज्यसभा का टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट दे पाए उनका नंबर है 233। यानी अगर लोकसभा और राज्यसभा को सिर्फ हम जोड़ते हैं तो टोटल आता है, टोटल नंबर ऑफ एमपीज की संख्या होती है 776। ऐसा नहीं है कि एक राज्य की विधानसभा का मेंबर और दूसरे राज्य की विधानसभा का मेंबर का वोट एक ही हो। हाँ, ये हो सकता है कि संयोग बस कोई तुक्का बस या किसी कारण से एक ही आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा ये जरूरी नहीं है कि किसी एक विधानसभा के मेंबर का वोट दूसरे विधानसभा के मेंबर के वोट के बराबर हो। विधानसभा में एक एमएलए के वोट का क्या वैल्यू होगा वो निकालने के लिए गवर्नमेंट जो है सो एक फॉर्मूला निकाली। कैसे निकाला जाए कि एक विधानसभा के एक एमएलए का क्या वोट वैल्यू होगा, तो वो निकालने के लिए उस राज्य का जितना पॉपुलेशन होता है, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एमएलए, जो उस राज्य में जितना नंबर ऑफ एमएलए जीते हैं उनको हम लोग भाग करते हैं। यही उसका फॉर्मूला है। लेकिन वो फॉर्मूला से क्या होता था, जो थोड़ा नंबर्स ज्यादा आ जाते थे। नंबर्स ज्यादा ना आए इस कारण से क्या किया गया, उसमें जो है सो डिवाइड 1000 कर दिया गया। तो दोस्तों, इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो पॉपुलेशन हम लोग काउंट करते हैं ये 1971 से काउंट किया जाता है। 42वें संशोधन में साफ साफ ये चर्चा की गई है कि जो पॉपुलेशन 1971 का होगा उसे ही बेस ईयर मान के पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी अप टू 2001 तक। लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो 2001 में उन्होंने 84 संशोधन किया और बोला गया कि 1971 का ही पॉपुलेशन राष्ट्रपति इलेक्शन में एट द टाइम ऑफ 2026 तक लिया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि यूपी के एक एमएलए के वोट वैल्यू है 208,
वहीं पे बिहार के एक एमएलए का वोट वैल्यू 173 है। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम का सबसे कम 7 है। तो हर एक एमएलए का हर एक स्टेट का अलग अलग वोट वैल्यू होता है। टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए जो पूरे स्टेट से होके निकलता है उसका वैल्यू वोट वैल्यू है 5,43,231 और सेम उतने ही वैल्यू होते हैं एमपी के, यानी कि 776 एमपी का जो वोट वैल्यू है वो है 5,43,231। अब हम लोग 5,43,231 को 776 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि 700.399 आता है। तो हम लोग राउंड फिगर 700 ले लेते हैं, यानी कि एक एमपी के वोट का कीमत 700 होता है। और अगर हम लोग टोटल एमपी के वोट को कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 10,86,431, यानी मेजोरिटी पाने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 5,43,232 वोट्स चाहिए। और अगर इस बार की बात करें तो 771 एमपी में वोट डाले 763, यानी कि 98.3%, और 4,025 एमएलए में 3,991 वोट डाले, यानी वोट परसेंटेज रहा हमारा 99.1%। और सबसे खास बात तो दोस्तों यह है कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी अपने पार्टी मेंबर्स को फोर्स नहीं करेगा कि आप उसी को वोट दें। इस बार तो क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली। कांग्रेस के उड़ीसा के एक एमएलए ने बताया कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आते ही देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुई द्रौपदी मुर्मू ये पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति है। अगर आप लोग इनकी संघर्ष की कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को आपका संघर्ष बहुत छोटा लगने लगेगा। महज 6 साल के भीतर उन्होंने अपने 2 बच्चे यानी 2 बेटे, अपने पति और अपने मां को खोया। उनकी एक बेटी भी है जो बैंक में काम करती है। उन्होंने अपना कैरियर एज ए स्कूल टीचर शुरू किया। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आई और शुरुआत उन्होंने वार्ड पार्षद से किया। उसके बाद वो स्टेट मंत्री भी रही उड़ीसा गवर्नमेंट में। लेकिन जो सबसे टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आया वो था साल 2015 को झारखंड का गवर्नर बनाया गया। वो पहली ट्राइबल महिला गवर्नर थी झारखंड की। तो इससे दोस्तों हम लोगों को यह सीख मिलता है कि अगर आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और नौका दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो फटाक से लाइक करें और सटाक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।